नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। संपत्ति कर में सुधार की आवश्यकता, डिप्टी सीएम ने की समीक्षा। एनएचएम कर्मियों की हड़ताल जारी, अलग अलग तरीके से रोजाना प्रदर्शन। सड़क पर मवेशी बन रहे हादसों का कारण, कार पेड़ से टकराई, एक महिला की मौत। और चक्रधर समारोह में जारी है प्रतिभाओं का प्रदर्शन, खूब हो रही तारीफ। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने सभी नगरीय निकायों के महापौर, अध्यक्ष, आयुक्त व सीएमओ की वर्चुअल बैठक ली। उन्होंने संपत्ति कर प्रणाली में विसंगतियां दूर कर राजस्व बढ़ाने के लिए सुधार को अनिवार्य बताया। साव ने कहा कि वर्ष 2016 से अब तक कर प्रणाली में कोई बदलाव नहीं हुआ, जिससे कई जगह असमानताएं उत्पन्न हो गई। उन्होंने वार्षिक भाड़ा मूल्य को वर्तमान संपत्ति मूल्यों के अनुरूप अपडेट करने के निर्देश दिए। इससे कर भार सभी पर समानुपातिक होगा और निकाय वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनेंगे। अधिक राजस्व से नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना संभव होगा। उन्होंने कहा कि निकायों को ई गवर्नेंस मॉडल अपनाकर नागरिकों को पारदर्शी व सुगम सेवाएं देनी होंगी। इससे सफाई, पानी व बिजली आपूर्ति जैसी मूलभूत व्यवस्थाओं में सुधार होगा। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपील की कि सुधार की शुरुआत अपने कार्यालय और घर से करें। उप मुख्यमंत्री ने अटल एवं नालंदा परिसरों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। साथ ही निविदा प्रक्रिया में गड़बड़ी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने रोजाना सुबह निरीक्षण कर सफाई व निर्माण कार्यों की निगरानी करने कहा। बैठक में सचिव डॉक्टर बसवराजू एस, संचालक R1 का उप सचिव डॉक्टर रेणुका श्रीवास्तव, सुडा के सीईओ शशांक पांडे और अपर संचालक पुलक भट्टाचार्य शामिल रहे। बस्तर के दंतेवाड़ा और आसपास के जिलों में बच्चों को रोज टूटी पुलिया और उफनती नदी पार करके स्कूल जाना पड़ रहा है। इस खतरनाक स्थिति पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति BD गुरु की बेंच ने कहा कि यह बच्चों की जिंदगी से जुड़ा बेहद संवेदनशील मामला है। ऐसे हालात को लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं कि इस समस्या का तुरंत समाधान किया जाए। सरकार ने कोर्ट को बताया कि पुल बनाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया और तकनीकी दिक्कतें दूर करके संशोधित DPR 20 अगस्त को गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है। इस पर कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि बच्चों की जान को खतरे में डालना किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। मामला तब सामने आया जब मीडिया रिपोर्ट में स्कूली बच्चों की तस्वीर और वीडियो वायरल हुए, जिनमें वे पानी से भरे नदी पार करते दिखे। कोर्ट ने इसे गंभीर मानते हुए स्वतः संज्ञान में लिया। अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। जिले के शासकीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में CT स्कैन और MRI की समय पर रिपोर्टिंग के लिए नई योजना तैयार की जा रही है। आपको बता दें कि कुमार साहब स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव शासकीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कोनी में CT स्कैन और MRI जांच की शुरू कर दी गई है, लेकिन जांच की रिपोर्टिंग अब भी सिम्स हॉस्पिटल के रेडियोलॉजिस्ट द्वारा की जा रही है, जिस वजह से मरीजों को रिपोर्ट मिलने में काफी समय लग जाता है। इन दिक्कतों के मद्देनजर कुमार साहब स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव शासकीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कोनी के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर भानु प्रताप सिंह द्वारा अहम निर्णय लेते हुए हॉस्पिटल में टेली रेडियोलॉजी सेवा लेने का प्रपोजल तैयार किया है, जिसके बारे में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि टेली रेडियोलॉजी एक चिकित्सा सेवा है जिसमें दूर संचार प्रणालियों का उपयोग करके रेडियोलॉजिकल छवियों जैसे एक्सरे, CT स्कैन, MRI को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रसारित किया जाता है और एक प्रशिक्षित रेडियोलॉजिस्ट द्वारा दूर से उनकी व्याख्या की जाती है। यानी सीधे तौर पर रिपोर्ट डिजिटल माध्यम से और जल्दी मिल सकेगी। इस सेवा को शुरू करने उन्होंने पूर्व में प्रपोजल स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को पेश किया था, जिनके सहमति के बाद प्रपोजल को शासन के पास मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि मंजूरी आने के बाद HLL के माध्यम CT स्कैन और MRI की रिपोर्टिंग शासकीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में शुरू कर दी जाएगी। अधीक्षक डॉक्टर भानु प्रताप सिंह के अनुसार HLL एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है
जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत संचालित होता है और टेली रेडियोलॉजी सेवाओं की पेशकश करता है। इसके सभी हिंडलैब्स एमआरआई स्कैन केंद्र एक विश्व स्तरीय टेली रेडियोलॉजी सुविधा से जुड़े हुए हैं, जो एमआरआई छवियों को अन्य केंद्रों में भेजकर विशेषज्ञ निदान प्राप्त करते हैं, जिससे मरीजों को सटीक और जल्दी रिपोर्ट मिल पाती है। सीटी एमआरआई की रिपोर्ट हायर एंड के रेडियोलॉजिस्ट करते हैं, जो काफ़ी बहुत अधिक अनुभवी होते हैं, उनको ये बनता है। सिम्स में केवल एक ही डॉक्टर हैं, डॉक्टर अर्चना सिंह, जो फिलहाल सिम्स का रिपोर्ट कर रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स के लिए जो मुझे यहाँ पे मेरे डॉक्टर्स जो जूनियर डॉक्टर्स हैं एमबीबीएस लेवल के, उनको समझ नहीं आता तो हम उनसे कंसल्ट करते हैं। बात यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि मुझे तो यहाँ के मरीजों को सोनोग्राफी के, एक्सरे के रिपोर्ट जो मैंने अपने डॉक्टर्स ट्रेन किए उनसे मिल जा रहे हैं। सीटी एमआरआई के लिए मैंने एक प्रयास किया है कि एक टेली रेडियोलॉजी, जैसे टेली मेडिसिन होता है वैसा ही एक टेली रेडियोलॉजी होता है, जिसमें हम विश्व स्तर के जो टेली रेडियोलॉजी सर्विसेज देने वाली एजेंसीज़ होती हैं उनसे कांटेक्ट करते हैं। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ रेडियोलॉजिस्ट के कुछ डॉक्टरों से मेरी चर्चा हुई है, और HLL करके एक एजेंसी है जो गवर्नमेंट की एजेंसी है, उनसे उनका टाई अप है। मैं इस उस पे प्रस्ताव को माननीय अपने मंत्री जी के सामने रखा स्वशासी समिति में, तो उसको अनुमोदन मिल गया है और इसको हमने शासन को भेजा हुआ है कि वहाँ से इसकी अनुमति हो जाए। हम जल्द ही इस टेली रेडियोलॉजी की सुविधा इस प्रदेश में हमारे संस्थान में शुरू कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे जो रिपोर्ट्स हैं वो एक बहुत ही एक्सपर्ट रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा और विद इन टाइम मिल जाएगा। शिक्षक दिवस के अवसर पर बिलासपुर के विवेकानंद पब्लिक स्कूल में शिक्षकों के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस खास मौके पर इनरविल क्लब ऑफ बिलासपुर रॉयल्स की ओर से स्कूल के शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षकों के योगदान और समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया। अतिथियों ने कहा कि शिक्षक ही वह मार्गदर्शक है जो विद्यार्थियों के भविष्य की नींव रखते हैं और उन्हें संस्कार व शिक्षा के माध्यम से जीवन की दिशा प्रदान करते हैं। सम्मान पाकर शिक्षक भी भावुक नजर आए। उन्होंने संगठन तथा विद्यालय प्रबंधन का आभार जताया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी माहौल को खास बना दिया। और आज टीचर्स डे था। हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए विवेकानंद पब्लिक स्कूल आए हैं। यहाँ पर हमने टीचरों का सम्मान किया है और सबको बताया कि टीचर ही हमारे पहले गुरु भी होते हैं। जब वो कबीर जी का दोहा भी है, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिए बताए। तो टीचर्स का महत्व हमारी ज़िंदगी में बहुत होता है। ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है कि इनरविल क्लब ऑफ बिलासपुर रॉयल्स की तरफ से हमने उनका सम्मान किया और छोटा छोटा सा टोकन ऑफ लव दिया है। और हमारा क्लब 1924 में मैनचेस्टर में शुरू हुआ था। इनरविल क्लब की स्थापना वहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से बड़ी खबर सामने आई है। शिक्षा विभाग में पदस्थ कनिष्ठ लेखा परीक्षक हेमंत शर्मा को अपने पदीय दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन न करने पर निलंबित कर दिया गया। आरोप है कि उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद समय पर कार्रवाई नहीं की और गंभीर लापरवाही बरते। दरअसल शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करगी कला विकासखंड कोटा में पदस्थ व्याख्याता मंजू बर्मन ने 26 मई और 7 जुलाई को जिला कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया था। इसमें उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अपना नाम युक्तियुक्तकरण सूची में सम्मिलित करने का अनुरोध किया था। न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि आदेश की प्रति प्राप्त होने के 4 सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाए, लेकिन जांच में पाया गया कि निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई नहीं हुई। हेमंत शर्मा ने न केवल आदेश का पालन करने में लापरवाही की, बल्कि अपने पद की जिम्मेदारियों के प्रति उदासीनता और स्वेच्छाचारिता का परिचय दिया। नतीजतन विभाग ने उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की। डीईओ बिलासपुर विजय टांडे ने कहा कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, खासकर जब मामला न्यायालय के आदेश से जुड़ा हुआ हो, किसी आवेदक को न्याय दिलाने का सवाल हो। यह कार्रवाई उन सभी कर्मचारियों के लिए सबक है जो अपने कर्तव्यों से समझौता करते हैं। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स की स्वशासी समिति की तृतीय बैठक संभागायुक्त सह अध्यक्ष सुनील जैन एवं कलेक्टर संजय अग्रवाल की गरिमा में उपस्थिति में सिम्स के नवीन कौंसिल कक्ष में संपन्न हुए। बैठक में सिम्स अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए एवं कई प्रस्तावों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
बैठक में एजेंडे के अनुरूप विचार विमर्श के बाद परीक्षा हॉल में मेटल डिटेक्टर, चिकित्सालय मुख्य द्वार निर्माण व ई ऑफिस के संचालन एवं क्रियान्वयन कार्य हेतु नवीन कंप्यूटर सिस्टम में मल्टीफंक्शन प्रिंटर सहित आवश्यक स्टेशनरी, छपाई एवं सेंट्रल लैब व वार्ड हेतु गैर कार्यालयीन व कार्यालयीन फर्नीचर सामग्री के लिए 45 लाख रुपए का राशि का अनुमोदन किया गया। साथ ही महाविद्यालय व चिकित्सालय के सूचना प्रौद्योगिकी कार्यों का उन्नयन हेतु समिति गठित कर समीक्षा किए जाने निर्देश दिए गए। संस्थान में रेडियोलॉजिस्ट की कमी के कारण रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट त्वरित रूप से तैयार करने प्रथम 2 माह के लिए निजी संस्थान के रेडियोलॉजिस्ट से IRIA दर से कमतर दर पर इच्छुक रेडियोलॉजिस्ट से कराया जाकर समीक्षा करने निर्देशित किया गया। साथ ही जांच रिपोर्ट को मरीज व मरीज के परिजन को मोबाइल पर उपलब्ध कराने सुविधा प्रारंभ करने निर्देश दिए गए। पूर्व की बैठक में लिए गए निर्णयों के पालन प्रतिवेदन की जानकारी भी दी गई। बैठक में डॉक्टर रमनेश मूर्ति, अधिष्ठाता सिम्स, डॉक्टर BP सिंह, अधीक्षक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर लखन सिंह, चिकित्सा अधीक्षक सिम्स सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बिलासपुर पुलिस एवं स्वयं सिद्धा फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में ग्राम अजयपुर नेवरा थाना कोटा क्षेत्र में सियान चेतना जन जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नागरिकों में कानून पालन, नशा मुक्ति, सड़क सुरक्षा, महिला एवं बाल सुरक्षा तथा सामाजिक एकता की भावना को मजबूत करना था। अभियान के दौरान विशेषज्ञ वक्ताओं एवं पुलिस अधिकारियों ने उपस्थित ग्रामीणों, शैक्षणिक संस्थानों तथा सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को समाज सुधार, साइबर अपराध, महिला सुरक्षा एवं सामाजिक कुरीतियों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रचना झा ने अपने उद्बोधन में कहा कि सुरक्षित समाज के निर्माण में पुलिस और जनता की संयुक्त जिम्मेदारी है तथा ऐसे अभियान सकारात्मक बदलाव का मार्ग प्रशस्त करते हैं। स्वयं सिद्धा फाउंडेशन के अध्यक्ष चंचल सलूजा ने संस्था की गतिविधियों की जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन के सहयोग से समाज हित के लिए इस तरह के अभियान भविष्य में भी जारी रहेंगे। कार्यक्रम के समापन पर वरिष्ठ नागरिकों और मातृशक्तियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर बिलासपुर पुलिस की ओर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रचना झा, जिला पंचायत सदस्य भारती माली, थाना प्रभारी कोटा तोप सिंह नवरंग, पुलिस टीम, स्वयं सिद्धा फाउंडेशन के पदाधिकारी, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। रिमाइंड आएंगे, मैं पढ़ लिया, अगर मेरे बच्चे नहीं पढ़े लिखे तो फिर वो 0 पे आ जाएगा। तो ऐसा ना हो, हम समाज को आगे लेके चलें, उस चीज के लिए आगे जाएं। तो सब आप माताओं से निवेदन है, आप ही लोग उस चीज को सुधार सकते हैं, क्योंकि सारे बच्चों को आप ही गढ़ते हैं। तो बच्चों को समझाइए, ये सारे चीजों में ना पड़े। धन्यवाद। जैसे जो खुद के स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है, क्या खाना जरूरी है। हम तो बच्चा बड़ा अच्छा खिलाएंगे, लेकिन अपन आखिर में सबसे जो बचे कुछ वो खा के चलाएंगे। तो वो करे के बजाय खुद जब हम स्वस्थ रखेंगे तब तो हम परिवार को स्वस्थ रख सकेंगे। तो वो जरूर सब माता में ध्यान दिया करो। दूसरा, अगर कोई चीज स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है, थोड़ा योग, थोड़ा सा एक्सरसाइज है ना। सब टीवी में दिखाते, सब देखता कि नहीं थोड़ा सा एक्सरसाइज करना चाहिए, योग करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। तो वो चीज पर हम अपन काम तो करते हैं, वो सब एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समय अपन पर निकाल करके थोड़ा अपन इच्छा की जो चीज है, अपन स्वास्थ्य पर जो अच्छा है वो करें। साथ ही साथ अपन को खुद को जो पसंद है वो काम करें। छत्तीसगढ़ प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ का आंदोलन अब उग्र हो चुका है। 2 प्रांत स्तरीय पदाधिकारियों श्याम मोहन दुबे, कार्यकारी प्रांताध्यक्ष, और प्रफुल्ल पाल, प्रदेश अध्यक्ष सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ की बर्खास्तगी के विरोध में जिले के 735 संविदा कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया। कर्मचारियों ने कोनेर उद्यान, नेहरू चौक से बाइक रैली निकालकर सरकंडा स्थित CMHO कार्यालय का घेराव किया। कार्यालय का मुख्य गेट बंद रहा, जिसके बाहर कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की और नियमितीकरण एवं ग्रेड पे की मांग दोहराई। अतः मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शोभा गढ़ेवाल बाहर आकर कर्मचारियों का सामूहिक त्याग पत्र स्वीकार किया। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार की उदासीनता के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा और नियमितीकरण की मांग पूरी होने तक हड़ताल समाप्त नहीं होगी। हड़ताल के जिला चिकित्सालय सिम्स, 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 44 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समेत जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थान पूरी तरह प्रभावित है।
ओपीडी, शल्यक्रिया, आपातकालीन सेवाएं, टीकाकरण, मलेरिया, टीबी रिपोर्टिंग, जन्म मृत्यु पंजीयन, मातृत्व सेवाएं ठप हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के आयुष्मान आरोग्य मंदिर और उप स्वास्थ्य केंद्र भी बंद पड़े हैं, जिससे मरीजों को निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। 18 अगस्त से जारी इस हड़ताल में चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्स, ANM, CHO, डेटा प्रबंधक, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन समेत लगभग सभी संविदा कर्मचारी शामिल हैं। NHM की स्ट्राइक 18 तारीख से ही चल रही है। उनकी 10 मांगे हैं कुछ, और उन मांगों को लेकर उन लोग स्ट्राइक पे कर रहे थे। तो आज उन लोगों ने सामूहिक सबने इस्तीफा दिया है। आज वही इस्तीफा के लिए आए थे सब लोग। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर से बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग और पिंडरी बाईपास से नेहरू चौक तक की खराब सड़कों पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि पिछले आदेश का मतलब केवल किनारे की सफाई या रंग रोगन नहीं था, बल्कि सड़कों की असली मरम्मत और दोबारा निर्माण था। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति BD गुरु की बेंच ने गुरुवार को जनहित याचिका की सुनवाई में सरकार से पूछा, अब तक सड़क सुधारने के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए? खराब सड़कें लोगों की जान के लिए खतरा बन रही है। सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी ही होगी। सरकार की ओर से कहा गया कि सड़क की स्थिति का अध्ययन कराने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। इस पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की, आप लोग 5 साल से सिर्फ स्टडी ही कर रहे हैं, पैचवर्क और पेंटिंग से काम नहीं चलेगा, पूरी सड़क को नए सिरे से बनाना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर सड़क हमें ही बनवानी पड़े तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? जनता हादसों में अपनी जान गंवा रही है और विभाग सिर्फ रिसर्च के नाम पर समय बर्बाद कर रहा है। हाईकोर्ट ने साफ निर्देश दिया कि सड़क का नवीनीकरण तुरंत शुरू किया जाए और जिम्मेदारी तय हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अदालत को कड़े आदेश जारी करने पड़ेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिलासपुर जिले के सकरी थाना क्षेत्र के भरनी के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि सड़क पर अचानक मवेशी आ जाने से कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। इस भीषण हादसे में कार सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं कार में सवार बहू और एक बच्ची भी इस हादसे में घायल हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार तेज रफ्तार में भरनी की ओर जा रही थी। इसी बीच अचानक एक मवेशी सड़क पर आ गया। चालक ने गाड़ी बचाने की कोशिश की, लेकिन कार अनियंत्रित होकर सीधा पेड़ से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन का सामने का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की जानकारी मिलते स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत घायलों को कार से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। हादसे में महिला की मौत से परिवार और इलाके में शोक का माहौल है। वहीं गंभीर रूप से घायल पति को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया। बहू और बच्ची को भी चोटें आई है। फिलहाल उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। इस घटना ने एक बार फिर सड़क पर मवेशियों की वजह से सड़क हादसे हो रहे हैं। इससे पहले भी सकरी क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। खुले में छोड़े गए मवेशी आए दिन सड़क दुर्घटनाओं की वजह बन रहे हैं। सकरी के ग्राम भरनी के पास एक कार चालक द्वारा स्विफ्ट कार को पेड़ से टकराकर एक्सीडेंट किया गया है, जिससे 4 लोग घायल हुए। चारों को अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में एक महिला की मौत होना बताया गया है, जिनका नाम विद्या तिवारी है। ये पूरी फैमिली लोरमी तरफ से बिलासपुर आ रहे थे। इसी दौरान घटना हुई है और बाकी अन्य जो 3 घायल हैं उनका इलाज जारी है। कितने लोग कार में बैठे हुए थे और किनको ज़्यादा गंभीर चोट आई हुई है? 4 लोग थे। महिला को ही गंभीर चोट आई थी, जिन्हें त्वरित इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया था, जहां उनकी मौत हो गई है। अभी अन्य लोगों को भी इलाज जारी है। बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां ग्राम निरतू में 40 वर्षीय युवक का खून से लथपथ शव नीम के पेड़ के पास मिला। मामले में पुलिस ने FSL टीम को बुलाकर जांच शुरू की और जांच में जुट गए। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान कोमल खैरवार निवासी आवास पारा निरतू के रूप में हुई, जिसका शव नीम के पेड़ के पास सीसी रोड पर पड़ा मिला। मृतक के सिर पर गहरी चोट के निशान थे और जमीन पर खून फैला हुआ था। कोनी पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मौके की जांच शुरू की। वहीं मृतक की पुत्री ने पुलिस को बयान दिया कि ग्राम के ही भरत उर्फ छोटू सोनी ने
इसके पिता पर डंडे से हमला कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी और मृतक दोनों ने ही अधिक शराब पी रखी थी और दोनों के बीच विवाद हुआ था। आरोपी ने अपना आपा खो दिया और हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये सूचना प्राप्त हुई कि कोमल खैरवार जो है वो वहाँ पर निर्तु आवासपारा एरिया में मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, जिस पर पुलिस द्वारा तत्काल इसमें संवेदनशीलता देखते हुए इसमें तत्काल विधिवत रूप से जांच की गई, जिस पर पाया गया कि गांव का ही भरत उर्फ छोटू सोनी जो है उसके साथ उसका कुछ विवाद हुआ था, जिस पर से सिर पर डंडे से उसने वार किया और इसकी मृत्यु हुई है कोमल खैरवार की। तो इस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। क्या कुछ कारण सामने आया मैम इस विवाद का? मृतक की बेटी से पूछताछ पर पता चला है कि मृतक भी नशे की हालत में था और आरोपी भी, तो आपसी विवाद को लेकर इनके बीच में झड़प हुई है और उस बीच में ही उसने डंडे से इस पर वार किया, जिससे इसकी मृत्यु कारित हुई। सिद्ध शक्तिपीठ महामाया देवी मंदिर ट्रस्ट रतनपुर अनुसार आगामी रविवार 7 सितंबर 2025 को होने वाले चंद्र ग्रहण के कारण मंदिर में भक्तों के लिए दर्शन व्यवस्था प्रभावित रहेगी। मंदिर ट्रस्ट ने बताया कि इस दिन रात 9:57 से चंद्र ग्रहण लगेगा। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पूर्व प्रारंभ हो जाता है, जिसके चलते मंदिर में पूजा पाठ और दर्शन की व्यवस्था पहले ही रोक दी जाती है। इसी परंपरा का पालन करते हुए 7 सितंबर को दोपहर 12 बजे से ही महामाया देवी मंदिर रतनपुर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं मैनेजिंग ट्रस्टी ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्धारित समय से पहले ही मंदिर में आकर देवी के दर्शन कर ले। ग्रहण एवं सूतक काल में मंदिर के भीतर किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना या दर्शन वर्जित माने जाते हैं। ग्रहण समाप्त होने और मंदिर के शुद्धिकरण के पश्चात ही कपाट पुनः खोले जाएंगे। विदित हो कि महामाया देवी मंदिर रतनपुर नवरात्रि सहित विशेष पर्वों पर हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहता है। ऐसे में मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से नियमों का पालन करने और धार्मिक मर्यादा बनाए रखने की अपील की है। देश प्रदेश के साथ ही बिलासपुर में भी गणेश चतुर्थी के दौरान जगह जगह भगवान गणेश की आकर्षक और मनमोहक प्रतिमाएं विराजमान हैं। भक्त भगवान गणेश की आराधना में लीन है। चारों तरफ भगवान गणेश के जयकारे गुंजायमान हैं। वहीं सिरगेट्टी के वार्ड क्रमांक 10 में यादव परिवार के द्वारा पिछले 25 वर्षों से गणेश पूजा के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और पूरे 11 दिनों तक अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। इसी दौरान सिरगिट्टी क्षेत्र में भक्तिमय माहौल देखने को मिलता है। साथ ही बच्चों के द्वारा भक्तिमय कार्यक्रम, भगवान गणेश की लीला, रंगोली, भजन कीर्तन और रामायण का पाठ गणेश पंडाल में किया जाता है। सिरगिट्टी के यादव परिवार द्वारा विराजित प्रतिमा काफी आकर्षक है। इस दौरान पूरे 11 दिन क्षेत्र के लोग भगवान गणपति की पूजा आराधना कर देश प्रदेश में सुख शांति की कामना करते हैं। रायगढ़ में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चक्रधर समारोह 2025 की 9वीं संध्या बांसुरी की मधुर तानों के नाम रही। सुबह से आए सुविख्यात बांसुरी वादक मोहित शास्त्री ने अपनी अद्भुत प्रस्तुतियों से ऐसा समा बांधा कि पूरा सभागार भाव विभोर उठा। कार्यक्रम की शुरुआत शास्त्रीय रागों और पारंपरिक धुनों से हुई। मोहित शास्त्री की बांसुरी से निकली मधुर ताने सुर, ताल और लयकानों का संगम रच रही थी। उन्होंने लोक धुनों को शास्त्रीय रंग में पिरोकर अपनी कला का ऐसा परिचय दिया कि श्रोता तालियों की गड़गड़ाहट से बार बार उनका स्वागत करते रहे। शास्त्री ने मंच से मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो,
यशोमती मैया से बोले नंदलाला, शाम तेरी बांसुरी पुकारे राधा नाम, दिल दीवाना, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, चल अकेला और डफली वाले डफली बजा जैसे भजनों और लोकप्रिय गीतों को बांसुरी की धुनों से प्रस्तुत कर समा बांध दिया। दर्शक भी भावनाओं में डूबकर उनके साथ गुनगुनाने लगे और पूरा माहौल भक्ति रस और संगीत की सरगम से सराबोर हो गया। बता दें कि मोहित शास्त्री को बचपन में ही अपने परिवार से संगीत की प्रेरणा मिली थी और धीरे धीरे बांसुरी ही उनका जीवन बन गई। आज वे देश विदेश के प्रतिष्ठित मंचों पर भारतीय संगीत की गरिमा को बढ़ा रहे हैं और कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। उनकी टीम की उत्कृष्ट संगीत और बांसुरी की गूंज से चक्रधर समारोह की यह संध्या देर तक यादगार बनी रही। बहुत बढ़िया लगा जी। और पहले तो मैं जरा डरा हुआ था, क्या मेरा वादन यहाँ पे लोग पसंद करेंगे, ऐसा विचार आ रहा था मन में। लेकिन यहाँ पर आने के बाद देखा कि इतने रसिक जन हैं, मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने घर वालों के सामने ही परफॉर्म कर रहा हूँ। इतना मजा आया। देखिए बात ऐसी है, बांसुरी को मैंने नहीं चुना, बांसुरी ने मुझे चुना है। मैं हमेशा ये मानता हूँ और कृष्ण भगवान की कृपा रही है कि मुझे अपने आप जो है धुने ढूंढना आ गया था बांसुरी के ऊपर जी। वैसे मैं एक विशेष बात कहना चाहूंगा कि आज जो हम परफॉर्म कर रहे थे, ऑडियंस में इतने दिग्गज, इतने जानकार लोग बैठे थे, परफॉर्मर्स भी थे उनमें से कई। तो हमारे लिए असल में ये एक परीक्षा थी, आज हमारा इम्तिहान था ऐसा कहेंगे, लेकिन आप लोगों ने संभाल लिया। रायगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चक्रधर समारोह 2025 की 9वीं संध्या छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के नाम रही। प्रख्यात लोक गायिका कविता वासनिक ने अपनी सुरीली आवाज और लोक धुनों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अनुराग धारा परिवार के साथ मंच पर उतरी कविता वासनिक ने गणेश स्तुति और नवदुर्गा गीतों से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक लोक जीवन और छत्तीसगढ़ की परंपराओं को दर्शाते गीत प्रस्तुत किए। गाड़ी वाले रे, हरेली गीत, ददरिया, कर्मा गीत, महुआ झरे, चौरा मगोंदा, छिरछिरा और पता दे जा रे जैसे लोक गीतों पर दर्शक तालियों की गड़गड़ाहट से बार बार स्वागत करते रहे। जैसे ही मंच से ददरिया और कर्मा गीत गूंजे, वैसे ही पूरा सभागार झूम उठा और कई दर्शक थिरकने लगे। कविता वासनिक ने अपने गायन से छत्तीसगढ़ की मिट्टी, गांव-गांव की परंपरा और लोक जीवन का ऐसा चित्र खींचा कि हर कोई लोक संस्कृति में डूब गया। उनकी प्रस्तुति ने न सिर्फ श्रोताओं का मनोरंजन किया, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को भी जीवंत कर दिया।
समय से लोक संगीत साधना में रत वासनिक को कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मंचों पर सम्मान मिल चुका है। उनकी प्रस्तुति ने इस वर्ष के चक्रधर समारोह में लोक संस्कृति की गरिमा को नई ऊंचाइयां प्रदान की। चक्रधर महोत्सव में आना तो बहुत सबके लिए गौरव की बात है और मैं आज यहाँ कार्यक्रम देख बहुत खुश हूँ और लोग भी बहुत एंजॉय किए हैं हमारे कार्यक्रम को लेकर। यहाँ हमने छत्तीसगढ़ की जो लोक परंपरा है, संस्कृति है, जैसे सबसे पहले हमने दुर्गा वंदना किया, उसमें जस का प्रस्तुतिकरण किया। उसके बाद हरेली में हमने कबड्डी है, खो खो है और छुपा छुपी है, जैसे छेरछेरा है। इन सब पर्वों को हमने समाहित करके आज के कार्यक्रम धनी बिना जग लागे सुना रे, नहीं भावे मोला सोना चांदी महल अटारी। सारनगढ़ बिलाईगढ़ जिले में प्रभारी सचिव और वाणिज्यिक कर विभाग की सचिव आर संगीता ने कलेक्टर कार्यालय में जिला स्तरीय बैठक ली। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर संजय कन्नौजे, एसपी अंतरजने वार्षणे सहित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में पीएम आवास, अमृत सरोवर, मनरेगा, जल जीवन मिशन, पीएम किसान सम्मान निधि, स्वास्थ्य और शिक्षा योजनाओं की समीक्षा हुई। सचिव ने कहा कि सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि योजनाओं का लाभ समय पर पात्र हितग्राहियों तक पहुंचे। उन्होंने रोजगार, उद्यानिकी, पशुपालन और मछली पालन जैसी योजनाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। आंगनबाड़ी, स्कूल और आश्रम छात्रावास की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने पर जोर देते हुए सचिव ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई, भोजन और सुरक्षा में कोई कमी न हो। राजस्व, भू अर्जन और प्राकृतिक आपदा से जुड़े मामलों में उन्होंने प्रभावित परिवारों को तुरंत सहायता देने की बात कही। साथ ही सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के निर्देश भी दिए। सचिव आर संगीता की इस बैठक को जिले में विकास कार्यों की रफ्तार और योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। 2022 से जो बना सारंगढ़ जिला में, आप राज्य की तुलना में कुछ फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है, उसमें सारंगढ़ जिला में बहुत अच्छा काम चल रही है और हर घर में जो नल जल पहुंचाने का काम है उसमें वो लोग स्टेट में जो है नंबर 1 में है और कलेक्टर साहब और पूरा टीम जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और कुछ जगह में हमको और बेहतर करने का है, जैसे शिक्षा विभाग में है, बच्चों की पास परसेंटेज को लेके है, उसमें हम लोग ऐसा रणनीति बनाए हैं कि ऐसा स्कूल्स को आइडेंटिफाई करके और बच्चों को और अतिरिक्त हम लोग कैसा जो है वहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ कुछ आश्रम शालाएं हैं, वहाँ पे जो बच्चों की दाखिला थोड़ा सा कम है, तो हम कैसे उसमें बच्चों का जो है 100% जो है दाखिल कर सकते हैं। बिलासपुर मंडल के डीआरएम राजमल खोईवाल ने रायगढ़ का दौरा किया और यहां चल रहे रेलवे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन से लेकर चक्रधर नगर रेलवे फाटक तक चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। डीआरएम ने बताया कि रायगढ़ स्टेशन पर 3 नई लाइनें तैयार हो चुकी है, जबकि चौथी लाइन का काम जारी है। उनका कहना था कि चौथी लाइन का प्लानिंग पहले अलग था, इसलिए इसमें समय लग रहा है। पिछले साल जहां ट्रेनों के कैंसिलेशन की समस्या काफी अधिक थी, वहीं इस बार कोशिश की गई है कि कम से कम ट्रेनें रद्द हों और यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो।
उन्होंने कहा कि रायगढ़ रेलवे के लिहाज से तेजी से विकसित हो रहा है और आने वाले समय में यहाँ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। डीआरएम ने स्टेशन परिसर के बाहर चल रहे निर्माण कार्यों को भी इसी वर्ष पूरा करने की बात कही। डीआरएम का यह दौरा यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और सुगम रेल सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में अहम माना जा जैसे रहा आपको है। पता ही है कि यहाँ पर अभी एनआई हमारा खत्म हुआ है। 4th लाइन के संदर्भ में हमने एनआई लिया था, तो यहाँ का इस बार का प्लानिंग अलग था कि हम लोगों ने 3 लाइन पहले दे दी जिससे कि ट्रेन डिस्ट्रप्शन कम से कम हो। आपने देखा होगा पिछले साल जब भी एनआई होती तो काफ़ी सारी ट्रेन कैंसिलेशन होती थी, तो हमने इस बार एफर्ट ये रहा है कि कम से कम ट्रेन कैंसिलेशन हो, पब्लिक को कम से कम दिक्कत हो। तो ये हमने 3 लाइनें अभी रेडी है हमारी और बाकी का काम चल रहा है। 4 लाइनें होने से फ्यूचर में आप देखोगे कि रायगढ़ एक बहुत बड़ा स्टेशन होने वाला है। सेकेंड एंट्री का भी आने वाले टाइम में आएगा और इसके साथ में चक्रधरनगर का भी इंस्पेक्शन किया है, वो भी एक बड़ा स्टेशन बनने वाला है जिससे कि वहाँ से लोडिंग हमारी इम्प्रूव होगी। तो यहाँ पे सेफ्टी का भी हमने देखा है कि सारे सेफ्टी प्रिकॉशन ले रहे नहीं ले रहे हैं। रायगढ़ में जश्न ईद ए मिलादुन्नबी यानी पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिवस बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। रंग बिरंगे झंडों और नात ए शरीफ की गूंज के बीच हजारों की संख्या में लोग जुलूस में शामिल हुए। करीब 1500 साल से मनाए जा रहे इस पर्व की झलक रायगढ़ की सड़कों पर भी साफ दिखाई दी। जुलूस की शुरुआत शहर के अलग अलग गली मोहल्लों से हुई, जहां से बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हुए चांदनी चौक पर एकत्र हुए। यहां से जुलूस शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ आगे बढ़ा और जामा मस्जिद पहुंचकर संपन्न हुआ। विशेष बात यह रही कि चक्रधर समारोह को ध्यान में रखते हुए इस बार यह जुलूस जो आमतौर पर शाम को निकाला जाता था, सुबह ही निकाला गया। इसे नमाज अदा करने वाले समय पर मस्जिद पहुंच सके और जुमे की नमाज अदा की। इस मौके पर लोगों ने पैगंबर साहब के जीवन और उनकी शिक्षाओं को याद करते हुए अमन, शांति और भाईचारे का संदेश दिया। जुलूस के दौरान कई जगहों पर स्वागत मंच बनाए गए और राहगीरों को तबर्रुक भी बांटा गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान रायगढ़ पुलिस भी पूरी तरह चौकस रही। सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए जगह जगह पुलिस बल तैनात रहा। नतीजतन बिना किसी अप्रिय घटना के यह धार्मिक आयोजन शांति और सौहार्द के साथ संपन्न हुआ। रायगढ़ में जश्न ईद ए मिलादुन्नबी का यह जुलूस न सिर्फ उत्साह का प्रतीक रहा बल्कि पूरे समाज को एकता, मोहब्बत और भाईचारे का संदेश भी देता। मेरा नाम मुबस्सिर हुसैन है। मैं रायगढ़ के स्वातिनबी कमेटी का सदर हूँ, अध्यक्ष हूँ। आज हमारे पैगंबर साहब का जन्म दिवस है, 1500 साल, जिसे हम धूमधाम से मना रहे हैं। हमारी जुलूस चक्रधर समारोह के कारण जो शाम को निकलती है, आज हमारे चक्रधर समारोह के लिए हम लोग जुलूस को सुबह निकाले हैं और जुम्मा का दिन करके हम जुलूस को जल्द समापन करके वक्त में पहुंच जाए और अपने जुम्मे की नमाज को सभी लोग मस्जिद में अदा कर सके। इस बुलेटिन में बस इतना है। अगले बुलेटिन में आप सबकी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।